तो चलिए बच्चों, आज का हम और क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का हम और क्लास आगे बढ़ाते हुए हैं। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, घर्षण हम पढ़ रहे थे, है ना। तो घर्षण में देखो, किसी भी वस्तु का घिस जाना, है ना, मतलब घर्षण कहलाता है। तो घर्षण के कारण क्या होता है, कोई भी साइकिल, कोई भी चलती हुई चीज़ रुकती है और कोई भी रुकी हुई चीज़ चलती है घर्षण के कारण। यदि घर्षण नहीं होगा तो कोई भी वस्तु चल नहीं पाएगी और कहीं पे रुक भी नहीं पाएगी। ये सब होता है आपके घर्षण के कारण। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था, कल क्रियाकलाप किया था। ठीक है, कुछ इस तरह से अलग अलग चित्र में एक टेबल पर पेंसिल को हमने क्या किया था, चलाया था अलग अलग उसमें रख कर। पहले बार टेबल पर कुछ नहीं रखा, फिर वहाँ पे कपड़ा बिछा दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिए, यहाँ पे हमने रेत बिछा दिया। तो रेत बिछाने से अलग अलग क्या हो गया, वहाँ पे पेंसिल अलग अलग दूरी तय करते हैं। जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी उतनी ज़्यादा पेंसिल जो है जल्दी रुक जाती है। तो रेत वाले में जल्दी रुक गई, कम दूरी तय की, तो इससे पता चलता है कि खुरदरी सतह में ज़्यादा घर्षण होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। पेंसिल सेल द्वारा चली गई दूरी उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब आपकी जो पेंसिल चलती है, कितनी दूरी चलती है, वह किस पर निर्भर करेगा, उस सतह पर, यानी कि उस टेबल की सतह पर, या जिस सतह पर भी पेंसिल जहाँ पर चलेगी वहाँ की सतह पर निर्भर करेगी पेंसिल कितने दूरी पर चलेगी। यदि क्या होगा, पेंसिल की सतह जो इस पर चलेगी वह सतह चिकना होगा तो बहुत दूर तक चलेगी, लेकिन पेंसिल की सतह कम चिकना होगा तो वह कम दूरी तक चलेगी, और खुरदुरा होगा तो बहुत ही कम दूरी तक चलेगी। मतलब खुरदुरा क्या कर देगा, पेंसिल को चलने से रोक देगा। ठीक है, तो पेंसिल सेल का, है ना, पेंसिल सेल का पृष्ठ का चिपकाना, चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। मतलब चिकनापन होगा तो बहुत ज़्यादा फिसल जाता है और दूर तक जाएगा। यदि खुरदुरा होगा तो वह फिसल नहीं पाएगा और खुरदुरे में थोड़ा सा अटक जाएगा। इसके लिए आप पेंसिल सेल के पृष्ठ पर रेतमाल पेपर लपेट कर भी लुढ़का सकते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। देखिए, घर्षण क्यों होता है, दो पृष्ठों में क्या होता है, अनियमितता आ जाता है। मतलब वहाँ पे कुछ रुकावट आ जाता है जिसके कारण घर्षण होता है और कोई भी चीज़ रुक जाता है। दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंध पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे तथा चिकने दोनों प्रकार के पृष्ठों पर सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। मतलब कोई भी तल कितना भी चिकना हो, उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, खुरदुरापन होता है, तभी उसमें कोई वस्तु रुकता है ना। चाहे हम कितना भी चिकना क्यों ना बनाएं, उसको कितना भी चिकनापन क्यों ना दें, उसमें कुछ न कुछ अनियमितता होता है। मतलब उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। जैसे कि आपका टाइल्स देखो, टाइल्स कितना होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, घर में लगा होता है वह, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ बहुत देर तक फिसलती है कि नहीं, क्योंकि टाइल्स भी बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अनियमितता होती है। मतलब वो पूर्ण रूप से चिकना नहीं होता है आपका टाइल्स, उसमें भी कोई ना कोई चीज़ रुकता है, उसमें चलता रहता है, नहीं चलता है। जब उसमें बल लगा हुआ बल समाप्त हो जाता है तो अपने आप वह चीज़ रुक जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, टाइल्स पर एक गेंद को ढुला देंगे तो गेंद पर जितना ज़्यादा बल लगा रहेगा उतना दूर तक वह क्या करेगा, चलेगा, है ना, चलेगा। फिर जैसे उसमें हमारा द्वारा लगाया गया बल कम होते जाएगा तो वह भी टाइल्स में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वह उसमें क्या करेगा, फिसलेगा नहीं, क्योंकि टाइल्स उतना ज़्यादा चिकना नहीं होता जितना उसको होना चाहिए, है ना। तो उसमें घर्षण के कारण वहाँ पे गेंद चलना रुक जाएगा, टाइल्स में भी। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, है ना, उनमें भी बहुत सारी अनियमितताएं होती है, किंतु खुरदरे पृष्ठ पर ये अनियमितताएं अधिक होती है। लेकिन क्या होता है, खुरदरे पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा अनियमितता होती है, ऊंच नीच होता है। अब आप समझ गए होंगे कि रेत पर पेंसिल सेल सबसे कम दूरी तथा मेज के चिकने तल पर सबसे अधिक दूरी क्यों तय करता है ना। तो यही खुरदुरापन, ऊंच नीच जो होता है वस्तु, वो क्या करता है, रेत के कंकड़ उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन टेबल पर जब कोई कंकड़ नहीं था तो उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, इसलिए पेंसिल टेबल पर ज़्यादा दूर तक चला और रेत पर कम दूर तक चला। ठीक है, हम जानते हैं कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंध के कारण घर्षण होता है। और घर्षण कैसे होता है, दो पृष्ठों के बीच घर्षण होता है। ठीक है, यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसका अनुभव जब किसी चटाई पर किसी व्यक्ति को, है ना, कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तब खींचकर, जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है हो तब खींचकर किया जा सकता है। मतलब देखो, घर्षण को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी चटाई को हम फर्श पर रख के खींचेंगे, है ना, अब वो चटाई खाली है तो उसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा।
लेकिन उसी चटाई में हम क्या कर देंगे, किसी व्यक्ति को बैठा देंगे या किसी भारी वस्तु को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको खींचने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम उस चटाई को दबा देते हैं। तो चटाई क्या करता है, दब कर वहाँ से घर्षण करता है, तो उसमें घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए कम खिंचाव उत्पन्न होता है। लेकिन यदि चटाई खाली रहेगी तो चटाई हल्की रहेगी और उसको हम आसानी से खींच सकते हैं, है ना। तो इस तरह से उस सतह को दबाकर भी घर्षण को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यदि हम दबाएंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा और नहीं दबाएंगे तो घर्षण कम होगा, ठीक है। तो ऐसे है ना। और चटाई की जगह हम कोई भी वस्तु भी ले सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, आपका हो गया और क्या चीज़, साइकिल, ठीक है। साइकिल ले लेते हैं। अब साइकिल को हम अकेले चलाएंगे तो ज़्यादा ज़ोर से चला पाएंगे, लेकिन यदि हम साइकिल में कोई पीछे तरफ कोई और सवारी बैठा लेंगे, अपने दोस्त को बैठा लेंगे, तो हमको क्या लगेगा, साइकिल को चलाने में ज़्यादा बल लगेगा, मतलब ज़्यादा घर्षण होगा और साइकिल कम चलेगा। और जब हम अकेले रहेंगे तो साइकिल ज़्यादा चलेगा। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी जब हम साइकिल में किसी व्यक्ति को बैठाते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो पहिया होता है, साइकिल का पहिया, वो दबता है, मतलब उस सतह को दबाने का काम करता है। और जैसे ही दबाता है तो घर्षण ज़्यादा होता है ना। तो इस तरह से हम सतहों को दबाकर घर्षण को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे में क्या दिया गया है। सोचिए, किसी भारी बाक्स को विराम अवस्था से गतिशील करना आसान होगा या किसी गतिशील भारी बाक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान होगा। अब देखो, यदि कोई भारी बाक्स है, ठीक है, कोई भारी बाक्स है और वह कैसा है, विराम है, वहाँ पे रुका हुआ है, वह चल नहीं रहा है, चुपचाप वहाँ पे रखा हुआ है, और हम उसे क्या करेंगे, गतिशील करेंगे, मतलब उसको धक्का लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वह बाक्स वहाँ पर रुका हुआ है और उस सतह को दबा कर रखा है। भारी बाक्स भारी है तो उस सतह को दबा कर रखा है, तो उसको गतिशील करने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई बाक्स गतिशील है, मतलब वह चल ही रहा है और हम उसे और धक्का लगा रहे हैं, तो क्या होगा, वह ज़ोर से आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वह बाक्स पहले से ही चल रहा है ना, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही रहा है। तो हम सिर्फ उसको क्या करेंगे, हल्का सा धक्का लगाएंगे तो वह और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा। तो इससे ज्ञात होता है कि जब कोई वस्तु किसी सतह को दबाता है ना, किसी सतह को दबाता है तो उस पर ज़्यादा घर्षण होता है, और जब उसको कम दबाते हैं तो कम घर्षण होता है। तो भारी बाक्स को क्या किया, उस सतह को दबाया तो घर्षण ज़्यादा हुआ, ठीक है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम, है ना, मतलब विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में लाने के लिए घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है, ठीक है ना। जब कोई बॉक्स सरकने लगता है तब उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु, है ना, जब कोई बॉक्स सरकने लगता है, मतलब क्या होता है, जब कोई बॉक्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकने लगता है धीरे धीरे, तब उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फिर सके संपर्क बिंदुओं पर धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी भारी बॉक्स को विराम अवस्था से गतिशील करना कठिन तथा किसी गतिशील भारी बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना सरल होता है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे वह उस सतह को दबा नहीं पाता, कौन, जो गतिशील होता है, उसको हम आसानी से और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कोई बॉक्स वहाँ पे रुका हुआ है तो उसको सरकाना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि वह उस सतह को दबा कर रखा होता है, वहाँ पे अपना बल लगा के रखे रहता है। तो उस बल को हमको कम करना होता है बॉक्स के, और उस पर अपना बल लगाना होता है, ठीक है। अब देखते हैं घर्षण हानिकारक किंतु आवश्यक। घर्षण हानिकारक भी है लेकिन आवश्यक भी है। अब देखो, घर्षण कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर्षण कैसा होना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही घर्षण होना चाहिए। सोचिए कि कांच के गिलास या कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। अब आपके पास क्या है, एक कांच का गिलास है और एक कुल्हड़ है, मतलब मिट्टी का गिलास है। तो दोनों में से आप किसे पकड़ पाएंगे अच्छे से, तो आप कुल्हड़ को पकड़ पाएंगे अच्छे से, मिट्टी के गिलास को पकड़ पाएंगे अच्छे से, लेकिन कांच के गिलास को नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कांच का गिलास कैसा होता है, चिकना होता है, तो वह जल्दी से क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा और गिर जाएगा, है ना। और मिट्टी का गिलास क्या होगा, थोड़ा सा चिकना नहीं होता, खुरदुरा होता है, तो हम उसको आसानी से पकड़ के रख सकते हैं, है ना। स्पष्ट है कि कांच का गिलास चिकना तथा कुल्हड़ खुरदुरा होता है, इसलिए कांच का गिलास फिसलता है पर कुल्हड़ खुरदुरा होने से फिसलता नहीं है।
अतः कांच के गिलास की तुलना में कुल्हड़ को पकड़ना आसान है ना। यदि कांच के गिलास पर तेल लगा दिया जाए तो उसे पकड़ना आसान होगा या और कठिन। अब देखो, कांच का गिलास पहले से ही आपका चिकना है, यदि हम उस पर और तेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह और तेज़ी से पिछलने लगेगा। तो यदि हम तेल लगाएंगे तो और उसको पकड़ना कठिन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हम उसको नहीं पकड़ सकते यदि हम उसके क्या लगा देंगे, तेल लगा देंगे, क्योंकि वह कांच का गिलास पहले से ही चिकना है और हम उस पर और तेल लगा रहे हैं तो उसको पकड़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, यदि घर्षण नहीं होता, हाँ चलिए, कल्पना कीजिए कि घर्षण ना हो तो क्या होगा, है ना। कल्पना कीजिए घर्षण ना हो तो क्या होगा। क्या वाहन सड़क पर चल सकेंगे? नहीं। यदि घर्षण नहीं होगा तो सभी वाहन गिर जाएंगे और कोई स्थित है तो स्थित ही रह जाएगी और कोई चलती रहेगी तो चलती ही रहती है। तो इस तरह से घर्षण होना जरूरी है। किसी भी वस्तु को चलने के लिए और रुकने के लिए घर्षण होना जरूरी है। यदि घर्षण नहीं होगा तो जो वस्तु चलती रहेगी तो वह चलती ही रहेगी और कोई वस्तु वहाँ पे रुकी है तो रुके ही रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण नहीं हो तो वाहनों की गति आरंभ नहीं की जा सकती, है ना। यदि अब क्या होगा, सड़क और वाहन, मतलब सड़क और वाहन के टायरों के बीच घर्षण नहीं होगी तो वाहन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको चला नहीं सकते और ना ही उन्हें रोका जा सकता है और ना ही उनकी दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम किसी गाड़ी को मोड़ नहीं सकते और उसको चला भी नहीं सकते और उसको रोक भी नहीं सकते। तो इन सभी चीज़ों के लिए घर्षण होना आवश्यक है। लेकिन ज़्यादा घर्षण होगा तो क्या हो जाएगा, टायर घिस जाएगा, और कम घर्षण होगा तो टायर जो है रोकेंगे तो वह फिसल जाएगा। इसलिए कैसा हो, घर्षण जरूरी हो, और कितना जरूरी हो, जितना ज़्यादा ज़रूरत हो उतनी ही ज़्यादा में घर्षण होना चाहिए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा में भी नुकसान है और कम में भी नुकसान है। तो घर्षण कैसा होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, मतलब जितना चाहिए उतना ही घर्षण होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि घर्षण नहीं होता तो आप, है ना, यदि घर्षण नहीं होता तो क्या आप पेन अथवा पेंसिल से कॉपी पर लिख सकते? नहीं। अब देखो, आपका जो घर्षण है किससे संबंधित है, हमारे पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित है। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम पेन या पेंसिल से नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही पेन या पेंसिल को पकड़ेंगे क्या हो जाएगा, वह फिसल जाएगा, है ना। तो उसमें भी घर्षण होता है तभी हम पेन या पेंसिल को पकड़ पाते हैं, हमारा हाथ उसमें रुक पाता है। यदि पेंसिल और पेन में घर्षण नहीं होता तो हमारा हाथ उसमें नहीं रुक पाता और फिसल जाता और हम लिख नहीं पाते। घर्षण के कारण ही हम चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं, और हम जो ब्लैक बोर्ड पर किसी चाक को चलाते हैं तो वहाँ पे घर्षण होता है। जब हम ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का खुरदुरा पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को अलग कर देता है जो ब्लैक बोर्ड पर चिपक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पर घर्षण होता है जिसके कारण क्या होता है, चाक वहाँ पे चिपक जाता है और हमको लिखा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर हमको लिखा हुआ दिखाई देता है, मतलब हम ब्लैक बोर्ड पर चाक चलाते हैं तो वहाँ पर भी घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है, आपका चाक का जो लिखा हुआ होता है वह भी चिपक जाता है और हमको लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, आपका ये क्या है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब इस ब्लैक बोर्ड में हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। जैसे हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ जैसे हम चाक को करेंगे तो यहाँ पे घर्षण होता जाएगा, और ये लिखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे घर्षण होता है, और जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वह हमको लिखा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी घर्षण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यदि घर्षण नहीं होता तो गतिशील वस्तु कभी रुकती नहीं, है ना। हम दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना इमारतों का निर्माण भी संभव नहीं हो सकता था। यदि घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी वस्तु कभी रुक नहीं सकती और कोई भी वस्तु कभी चल नहीं सकती, और घर्षण नहीं होगा तो हम दीवार में कील नहीं ठोक पाते और धागे में गांठ भी नहीं बांध पाते, और न ही घर्षण के बिना इमारत यानी कि घर नहीं बना पाते। अब देखो, घर्षण नहीं होगा तो घर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जैसी ईंटा रखते जाएंगे तो वह ईंटा फिसल जाएगा, है ना। ईंट वगैरह रखेंगे तो ईंट भी फिसल जाएंगी, है, और सीमेंट का घर बनाएंगे तो सीमेंट भी फिसल जाएगा, वह भी नहीं रुकेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, यदि घर्षण नहीं होगा तो हम घर भी बना नहीं सकते। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। अब देखो, घर्षण आपका क्या है, हानिकारक भी है। कैसे? तो घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे कि
आपका चाक घिस जाता है घर्षण के कारण, वैसे ही आपका गाड़ियों का टायर पे घिस जाता है घर्षण के कारण। जैसे पेंच, बॉल बेयरिंग और जूते के सोल, तो आपका जूता का जो निचले तला होता है या चप्पल का निचले का तला, हर दिन हम जब चप्पल या जूता पहनते हैं तो कुछ महीनों बाद उसमें क्या हो जाता है, वह घिस जाता है और चिकना हो जाता है। और जैसे ही चप्पल का नीचे का तला घिस जाता है तो चिकना होने के कारण हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिसल कर गिरने लगते हैं। ठीक है, क्या घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? तो देखो, घर्षण से आपका ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे समझने के लिए कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। अब जब हम अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो हमारा हथेली क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब जान गए हैं कि घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, मतलब हमारा हाथ गर्म हो गया, मतलब क्या हो गया, वहाँ पे घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो गया। जब आप माचिस की तीली को किसी खुरदुरे पृष्ठ पर रगड़ते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही वह आग पकड़ लेता है। मतलब देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, माचिस की तीली को माचिस के बाहरी हिस्से पर आग जलाने के लिए रगड़ते हैं, है ना, खरोच लगाते हैं, तो वहाँ पे घर्षण होता है। और घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा। तो ऊष्मा उत्पन्न होने से वह बारूद गर्म हो जाता है उस पर लगा हुआ, और वह बारूद गर्म होने से उसमें आग लग जाता है ना। तो इससे पता चलता है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है और वस्तुएं घिस जाती है। इस प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मतलब देखो, घर्षण से ऊर्जा की नष्ट भी होती है और ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो यह है, आपके घर्षण से हानिकारक भी होता है और फायदेमंद भी होता है। ठीक है, यदि घर्षण ज़्यादा होगा तो भी हानिकारक और कम होगा तो भी हानिकारक, और कम नहीं होगा और ज़्यादा नहीं होगा और बराबर होगा घर्षण तो हमको फायदेमंद होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, हम देखते हैं घर्षण बढ़ाने व घटाने के तरीके। तो अब माफ़ कीजिएगा, हम इसको कल पढ़ने वाले हैं, है ना। आपका जो घर्षण है उसको हम घटा कैसे सकते हैं या बढ़ा कैसे सकते हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। यदि किसी सतह पर हमको घर्षण ज़्यादा करना होगा तो हम क्या करेंगे, और वहाँ पे घर्षण को कम करना होगा तब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम जानेंगे कल। ठीक है, अब हम इसको कब पढ़ेंगे, तो हम इसको कल पढ़ेंगे, कल पढ़ने वाले हैं घर्षण को। ठीक है, कल पढ़ेंगे घर्षण को कि क्या होता है घर्षण, और हम उसको घटा या बढ़ा कैसे सकते हैं, कम या ज़्यादा कैसे किया जाता है घर्षण को, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं।